हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका सूर्यकांत चतुर्वेदी वाईश्री आपका ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बालकों आपको मालूम है कि अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा चैप्टर 2 का, वो है गुप्त काल। और गुप्तकालीन व्यवस्था के अंतर्गत हम गुप्तकालीन शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। शासकों के बाद में हम उसकी चित्रकला के बारे में पढ़ चुके हैं, स्थापत्य के बारे में पढ़ चुके हैं, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक लिया था हमने आर्थिक जीवन लिया था, वो कौन सा, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन, जिसके बारे में बालकों हम पढ़ चुके हैं। उसके भाग 1 के अंतर्गत हमने गुप्तकाल की अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था। आज हम दूसरा जो भाग लेके आए हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दूसरे भाग के अंतर्गत बेटा, आज हम जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग के अंतर्गत जो हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको आप आज साथ में लेके चलेंगे। पहला है गुप्तकाल की व्यापार, गुप्तकाल के में जो व्यापार है एवं उद्योग हैं इनके बारे में हम देखेंगे। यानी कि गुप्त काल के अंदर जो व्यापार जो उद्योग थे उनके बारे में हम आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, गुप्तकालीन व्यापार उद्योग देखा जाए, व्यापार को देखा जाए तो व्यापार 2 प्रकार से किया जाता था। पहला जो व्यापार किया जाता था वो किया जाता था आंतरिक व्यापार किया जाता था। कौन सा किया जाता था? आंतरिक व्यापार। और दूसरा होता था बेटा कौन सा? विदेशी व्यापार। अब आंतरिक व्यापार क्या है? जो राज्य देश के अंतर्गत किया जाता है वो कौन सा हो जाता है? आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार किन से होता है? सड़कों से होता है। ठीक है, सड़क काम में ली जाती हैं, सड़कों से किया जाता है। सड़कों के साथ में नदियों, ठीक है, इनके माध्यम से व्यापार किया जाता है। विदेशी व्यापार जो देश के बाहर किया जाता है, यानी समुद्र के मार्ग से किया जाता है या फिर अन्य रास्ते से। दूसरा जो आज जो बिंदु है उस बिंदु के अंदर लेंगे हम राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत के अंदर कौन कौन से हुआ करते थे? भाग था, उपरिक्त था, राजस्व जो राज्य को आय प्राप्त होती थी उनके बारे में प्रारंभ। राजस्व क्या है? राजस्व का मतलब होता है राज्य को प्राप्त होने वाली आय। जो राजस्व को आय प्राप्त होती है उसे राजस्व कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो लास्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, ये गुप्त काल के अंतर्गत एक विदेशी चीनी यात्री हमारे अंदर यहाँ आए थे, चीनी यात्री आए थे। उन्होंने अपना एक विवरण दिया है, फायान ने अपना खुद का एक विवरण दिया है। उन फायान के बारे में हम देखेंगे कि उन फायान ने क्या अपना विवरण दिया है, क्या बताते हैं गुप्तकाल के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत आज हम इन निम्न बिंदुओं को लेके चलेंगे। पहला, गुप्तकाल में व्यापार एवं उद्योग। दूसरा बिंदु हमारा जो आएगा वो आएगा उसमें आंतरिक और विदेशी व्यापार। दूसरा जो बिंदु होगा वो राजस्व के स्रोत आएगा। तीसरा आएगा फायान का विवरण। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन भाग 2, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है उस टॉपिक के अंतर्गत गुप्तकालीन व्यापार और उद्योग के बारे में देख रहे हैं हम। किसके बारे में देख रहे हैं? गुप्तकालीन व्यापार और उद्योग के बारे में देख रहे हैं। अब व्यापार 2 प्रकार से होते हैं, मैंने आपको बता दिया। पहला तो हो रहा है आंतरिक व्यापार हो रहा है। कौन सा हो रहा है? आंतरिक व्यापार हो रहा है, जो आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, आंतरिक व्यापार हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा व्यापार होता है बेटा? विदेशी व्यापार होता है, जिसके बारे में अपन ने अभी चर्चा करी थी। ठीक है, पहला कौन सा होता है? आंतरिक व्यापार होता है। दूसरा कौन सा होता है? विदेशी व्यापार होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब बाल को देखिए, आंतरिक व्यापार क्या है? आंतरिक व्यापार के अंदर देखिए गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य अगर देखा जाए तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था? चरम सीमा पर पहुंच गया था। अगर देखा जाए तो गुप्तकालीन व्यापार, स्थापत्य, उसके मूर्ति कला, चित्रकला, उसकी उन्नति, उसकी प्रौद्योगिकी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या, उसकी साइंस टेक्नोलॉजी के कारण ही गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन सब बिंदुओं के बाद में कहा जाए आंतरिक जो व्यापार किया जाता था बेटा, वो सड़कों से और नदियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। कौन से, किसके माध्यम से किया था? सड़कों और नदियों के माध्यम से इस व्यापार को, आंतरिक व्यापार को किया जाता था। दूसरी चीज, कुल मिलाकर अगर देखा जाए
दीर्घ राजनीतिक अस्थिरता एवं शांति की स्थिति गुप्तकालीन नरेशों में अगर देखा जाए तो काफ़ी हमको देखने को मिलती है। मुद्राओं का, स्वर्ण मुद्राओं का व्यापार के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था उसकी मुद्रा से बता देती है। किससे बता देती है? मुद्रा से। जो मुद्रा है वो उसकी अर्थव्यवस्था को बता देती है कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से भी हमको उसके व्यापार की स्थिति के बारे में हमको पता चलता है। दूसरी चीज, आंतरिक व्यापार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को, लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं को बाजार के अंतर्गत ग्रामों और नगरों तक, बाजार तक पहुंचाया जाता था इस व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, मुख्यतः अगर देखा जाए, वस्तुओं को दूरस्थ स्थान पर पहुंचाया भी जाता था, लंबी दूरी पर, और प्राप्त भी किया जाता था। दूर से वस्तुएं मंगाई भी जाती थी और पहुंचाई भी जाती थी, ये भी किया। साथ में अगर देखा जाए तो भ्रमणशील व्यापारी, अगर अपन कह सकते हैं घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे, जो वस्तुओं को, जैसे सामान्यतः आजकल आप देखते हैं हमारे यहाँ पर कॉलोनियों में, घरों के अंदर, कॉलोनियों में, गाँवों के अंदर फेरी वाले डोलते हैं, वो फेरी का सामान उनके पास में होता है, वो कपड़े, चद्दर वगैरह सब चीज़ लेके चलते हैं और वो गाँव के अंदर जा जाके बेचते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी से या फिर अपने किसी भी वाहन के माध्यम से या पैदल। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो उस प्राचीन काल से ही घुमक्कड़ जो व्यापारी थे, घुमक्कड़ भ्रमणशील व्यापारी जो हुआ करते थे, इन भ्रमणशील जो व्यापारी हैं, इनके माध्यम से अगर देखा जाए जो व्यापार किया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण स्थान था अगर देखा जाए नगरीय जीवन में, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। अब देखिए इनके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? एक तो नारद स्मृति से प्राप्त होती है। नारद स्मृति के साथ में दूसरी जो है हमको बृहस्पति स्मृति, इनसे भी हमको क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त। विक्रेता और क्रेता दो होते ही हैं, जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक व्यापार चल ही नहीं सकता। एक तो क्रेता चाहिए और एक विक्रेता चाहिए, दोनों जब दोनों ही होंगे तो ही व्यापार होगा, अन्यथा व्यापार नहीं हो पाएगा। तो क्रेता और विक्रेता में सामान्य हितों की रक्षा करते हुए अपने नियम तथा विनिमय से मिलते थे। दूसरी चीज बात की जाए तो गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित तथा निरापराध थी, यानी कि मार्गों से आप यात्रा आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आप यात्री कर सकते हैं। इसका विवरण हमको जो देता है वो चीनी यात्री देता है। कौन से देता है? चीनी यात्री। और चीनी यात्री के बारे में मैंने बताया था कि जो चीनी यात्री भारत के अंदर आए थे, उन चीनी यात्री का नाम था फायान। फायान ने अपने विवरण के अंतर्गत बताता है, कौन बताता है? फायान, जो चीनी यात्री है। ये फायान अपने विवरण के अंदर बताते हैं कि उसने भारत की जब यात्रा की और यात्रा करते समय तो उससे कोई भी असुरक्षा महसूस नहीं हुई। क्या नहीं हुई? असुरक्षा महसूस नहीं हुई। उसने जब भारत की यात्रा करता है तो उसको किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होती है। ये अपने विवरण में कौन देते हैं? फायान देते हैं। और फायान कौन है बेटा? एक चीनी यात्री हैं जिन्होंने अपने विवरण के अंतर्गत दिया था, जो गुप्त काल में आए थे। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारिक नगरों की बात की जाए तो व्यापारिक नगरों में उज्जैन, ठीक है, भरूच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ये व्यापारिक नगर हैं। वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, हरिश्चंद्र, कौशाम्बी आदि ये महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर माने जाते हैं, जहां पर व्यापार के क्षेत्र में ये नगर काफी समृद्ध थे। ठीक है, ये जो व्यापार के क्षेत्र में समृद्ध नगर से उज्जैन तो समझ गए होंगे आप बात, अगर नरेश रुद्रदामन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कुछ चीजों के माध्यम से ये महत्वपूर्ण व्यापारी नगर थे। इनमें उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कौन सा? उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर माना जाता है उज्जैन को। ठीक है, ये एक व्यापारिक स्थल था क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए देश के हर कोने का जो व्यापारी है वो उज्जैन में पहुंचता था। कहाँ पहुंचता था? उज्जैन। उज्जैन वही अपना मध्य प्रदेश के अंदर महाकालेश्वर का मंदिर। ठीक है, यहाँ हर व्यक्ति पहुंचता था, क्योंकि मैं आपको ये बिंदुओं के माध्यम से इसलिए याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। 6 नंबर का मार्क्स आप 6 नंबर का वो आता है नक्शा, मैप आता है, और उसके अंदर एक एक बिंदु को आप मेरे हिसाब से करते हुए चले गए तो आपको काफ़ी हद तक फायदा प्राप्त होगा। ठीक है, व्यापारिक स्थल हुआ करते थे। उज्जैन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उज्जैन में हर देश के कोने कोने से व्यापारी आकर यहाँ इकट्ठा होता था। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान मुख्यतः व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे। कौन से? व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र।
ठीक है, ये केंद्र हुआ करते थे। तो बेटा ये गुप्तकालीन मैंने आपको क्या बताया, व्यापार बता दिया, व्यापार किस तरीके से किया जाता था, ये हमारा आंतरिक व्यापार था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आंतरिक व्यापार के बाद में देखा जाए तो विदेशी व्यापार आ जाता है। विदेशी व्यापार कौन सा व्यापार होता है बालकों, वह व्यापार जो अपने राज्य से बाहर किया जाता है, यानी राज्य अपने देश से बाहर जो व्यापार किया जाता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब देखिए, आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होगी, ठीक है, जहाज़ों की आवश्यकता होगी। तो गुप्त काल में बंदरगाह हुआ करते थे, महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करते थे, जहाज रानी का काम भी, उद्योग भी था, जहाज़ों का भी निर्माण होता था, जिनके माध्यम से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। अनेक देशों में इस सामुद्रिक संबंध भारत ने उस समय मना रहा था। कैसा संपर्क बना हुआ था हमारा, सामुद्रिक संबंध, ठीक है, जल मार्ग का संबंध बना हुआ था, जिसके कारण हम लोग क्या करते थे, विदेशों से व्यापार करते थे। देश में अगर देखा जाए तो चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बीजेंटाइन साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य में विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। चीन का जो रेशम है, चीन का रेशम जिसका नाम हमको प्राप्त होता है चीना सुंग, क्या मिलता है बेटा, ध्यान रखिएगा, चीना सुंग, ठीक है। जो ये चीना सुंग था, विदेशी जो व्यापार हुआ करता था बेटा, ठीक है, चीन का ये रेशम है, इस रेशम का नाम क्या है, चीना सुंग है, ठीक है। काफी प्रसिद्ध था, भारत के अंदर इसकी बहुत अधिक मांग थी। क्या थी, भारत के अंदर बहुत अधिक मांग थी। भारत के अंतर्गत ये देखिए बाजारों में अत्यधिक ये क्या माना जाता था, लोकप्रिय माना था, कौन सा, चीन का ये रेशम, ठीक है। रोमन का साम्राज्य का जब पतन हुआ, रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पतन के साथ में देखा जाए तो विदेशी बाजार में पुनः वहाँ बीजेंटाइन साम्राज्य की क्या हो गई है, स्थापना के साथ के बाद में उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम और मसाले प्रमुख हैं, ठीक है। यहाँ से जो निर्यात जो वस्तुएं की जा रही हैं उनके अंदर कौन कौन से हैं, रेशम और मसाले, दो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। इन मसालों का अगर देखा जाए तो विदेशों के अंतर्गत बहुत अधिक प्रभाव था, बहुत मांग हुआ करती थी भारतीय मसालों की। भैगुकुच भरोच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक क्या था, प्रसिद्ध बंदरगाह था, क्या, भरोच, क्या हुआ करता था, इस काल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जो कहाँ पर स्थित था, समुद्र तट पर स्थित था। कैम्बे, सोपार, कल्याण बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। अगर देखा जाए पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में घंटसाला, कंदूरा, उसके बाद में गंगा के मुहाने की अगर बात की जाए पर ताम्रलिप्ति स्थित था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति से पूर्वी भारत के अंतर्गत अगर व्यापार करना है, क्या करना है, व्यापार करना है, पूर्वी भारत के अंदर ताम्रलिप्ति से व्यापार करना है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्या हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था। कौन, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो विदेशी व्यापार के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से व्यापार हुआ करता था। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विदेशी व्यापार चल रहा है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे और चलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ हम बंदरगाहों के बारे में बात कर रहे थे। सबसे बड़ा बंदरगाह चीन से, अगर देखिए भारत का सामुद्रिक व्यापार हुआ करता, यहाँ चीन से इंडोनेशिया, श्रीलंका थे व्यापारिक जहाज यहाँ आते थे और जाते थे। रघुवंश और 10 कुमार चरित्र में, ध्यान रखिएगा इन किताबों के नाम, साहित्यों के नाम याद रखिएगा, रघुवंश और 10 कुमार चरित्र, ये वो साहित्यिक ग्रंथ हैं। में ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध व्यापार का क्या देते हैं, सामुद्रिक व्यापार का क्या करते हैं ये लोग, उल्लेख करते हैं। जो सामुद्रिक व्यापार होता था उसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। किससे हो रहा है, ताम्रलिप्ति से जो व्यापार हो रहा है
उसका क्या कर रहे हैं, ये उल्लेख कर रहे हैं। और इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य एशिया का एक प्रमुख, एक ऐसा केंद्र स्थल था जहां पर विश्व के सामुद्रिक देशों को प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि अगर देखा जाए, जिसने अपना वर्चस्व महत्वपूर्ण रूप से बनाया व्यापार के अंतर्गत, तो गुप्त काल को अगर देखा जाए तो एशिया का एक महत्वपूर्ण देश के रूप में हम जाना जाएगा, महत्वपूर्ण काल के रूप में जाना जाएगा। भारत में चीन से रेशम आता था, इथोपिया से हाथी दांत। ध्यान रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर आपको ध्यान रखना है, बहुत आवश्यक चीज़ है। कौन कौन सी चीज़ें आती थी भारत में? चीन से क्या आता है? रेशम आता है। क्या आता है? रेशम आता है। महत्वपूर्ण चीज़, पहली चीज़, रेशम कहाँ से आता है? चीन से आता है। चीन के रेशम का नाम क्या बताया मैंने? चिनांशो। ध्यान रखिएगा। इथोपिया से क्या प्राप्त कर रहे हैं? हाथी दांत आते हैं। क्या आता है? हाथी दांत। ठीक है, हाथी दांत के आभूषण वगैरह अन्य चीज़ों में काम आता है। अरब और ईरान और बैक्टीरिया से किसको प्राप्त कर रहा है? घोड़ों को प्राप्त कर रहा है। युद्ध के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है घोड़ों की। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, पश्चिमी ताम्रलिप्ति, भरोच आदि जो बंदरगाह थे, ये व्यापार के केंद्र थे। भारत से जो व्यापार हो रहा है, भारत से जो व्यापार किया जा रहा है, मसाले, मोती, वस्त्र, हाथी दांत, नील आदि का क्या किया जा रहा है? निर्यात किया जाता है, धातु। अब देखिए, चिनांशु को, घोड़े आदि का क्या किया जा रहा है? आयात किया जा रहा है। घोड़े, हाथी दांत, इनका हम क्या कर रहे हैं? आयात भी कर रहे हैं। उसके साथ में मसाले हैं, मोती हैं, वस्त्र हैं, इनका हम क्या कर रहे हैं? निर्यात भी कर रहे हैं। तो भारत का अगर देखा जाए तो विश्व के व्यापार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महत्वपूर्ण स्थान, जिसके फलस्वरूप है अपने व्यापार को आगे बढ़ाता हुआ चला। भारत ने अगर देखा जाए तो ये गुप्त काल के अंतर्गत अपने व्यापार को अत्यधिक वृद्धि करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। ये आपको मैंने, हमारा जो दो प्रकार का व्यापार था, विदेशी और आंतरिक, दोनों व्यापारों के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब देखिए भाई, राजस्व प्राप्त करना है, राज्य को आय प्राप्त करनी है। राजस्व क्या हो गया? राज्य को प्राप्त होने वाली आय। राजस्व क्या हो गया? राज्य को प्राप्त होने वाली आय। अब भैया, आय किससे प्राप्त होगी? कैसी से? व्यापार से तो हो ही नहीं है। और उसके बाद कैसी से भी हमको राजस्व को आय प्राप्त करनी है। अब आय प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हो गए बालकों? तो बालकों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है आय का, वो होता एग्रीकल्चर, कृषि। देखिए, और कृषि से जो आय प्राप्त होती थी वो निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती थी। सबसे पहला हुआ करता था बेटा भाग। क्या हुआ करता था? भाग। ठीक है, ये राजा को भूमि उत्पादन का 1/6% भाग हिस्सा मिलता था। कितना मिलता था? 1/6। जो आपने उत्पादन किया है उस उत्पादन का कितना होगा? 1/6 हिस्सा होगा। उत्पादन का कितना मिलेगा? 1/6। एग्रीकल्चर पर कितना मिल रहा है? 1/6। ठीक है, भोग क्या है? अब भाई, हर दिन आपको फल की भी जरूरत है, फूल की भी जरूरत है, सब्जियों की भी जरूरत है। इसको जो प्राप्त होगा, इसको क्या कहते हैं? भोग कहा गया है। क्या कहा गया है? भोग। ध्यान करना, भाग 1/6 भाग किसका? जो उत्पादन है उसका 1/6 भाग, ये आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। भोग आपको हर दिन फल, फूल, सब्जियां जो है नियमित रूप से राज्य को पहुंचानी पड़ेंगी। तीसरी चीज है उपरिक या उद्रंग। उपरिक या उद्रंग, ये भी एक सामान्य से अगर देखा जाए तो भूमि कर हुआ करते थे। ठीक है, गुप्तकालीन करों के बारे में बताइए, क्वेश्चन बनता है तो यहां पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला होता है भाग, ठीक है, 1/6 हिस्सा उत्पादन का। भोग फल, फूल, सब्जियों आदि के रूप में प्राप्त होने वाला हो गया। उसके पश्चात में उपरिक या उद्रंग, जो एक प्रकार का क्या हुआ करता था? भूमि कर हुआ करता था। इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके पश्चात में आता था भूमि कर की अदायगी किस तरीके से की जाती थी। भूमि कर है वो आप उसको अदायगी किस तरीके से करोगे। अगर आपको भूमि कर करना है तो उसकी अदायगी भी आपको करनी होगी। तो अदायगी किस रूप में की जाएगी भैया? या तो नगद रूप में करो। किस में करो? नकद करो। और नकद न करो तो अनाज के रूप में करो, वस्तु के रूप में करो। दो प्रकार से अदायगी करनी है, या तो नकद करनी है
या फिर वस्तु के रूप में करनी है। अब ठीक है, राजस्व में उत्पादन का कुल कितना भाग होता था, चलो अपन ने इस बारे में बात करी, 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, 2 प्रकार से हुआ करता था। हर प्रकार के रत्न, आभूषण, खाने, नमक आदि पर राज्य को क्या प्राप्त हुआ करता था, कर प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, अदायगी 2 प्रकार से होती थी। नगद को क्या कहा जाता था, ऋण। नगद को क्या कहा जाता था, ऋण, ध्यान रखिएगा। दूसरा हुआ करता था में। कौन सा हुआ करता था, में का मतलब क्या होता था, अन्न के रूप में। किस रूप में करना है आपको, अन्न के रूप में अदायगी कर सकते हैं। ठीक है, आप नगद नहीं करना चाह रहे तो आप अन्न के रूप में अदायगी कर दीजिए। यानी कि या तो नगद किसको कहते हैं, ने को कह रहे हैं, और मैं किसको कह रहे हैं, अन्न के रूप में कह रहे हैं। अगर आप नगद अदायगी नहीं करना चाहते हैं तो आप मैं के रूप में कर दीजिए। आपको जो भी पसंद हो उस हिसाब से आप राजस्व की अदायगी कर सकते हैं। राजस्व को प्राप्त करने का 2 तरीके था। क्यों होता, अगर देखा जाए तो हम स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था एक ऐसी राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत राज्य की व्यवस्थाएं भी चल सके, कृषक की व्यवस्थाएं भी चल सके और पूरी व्यवस्थाओं को तरीके से चलाया जा सके। यहां क्वेश्चन बनता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि फायान भी कहता है कि गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड और व्यवस्था तथा घरों में तालों का अभाव था। किसका अभाव था? तालों का अभाव था। लोग ताले ही नहीं लगाया करते थे। आजकल क्या होता है, लोग बड़े से बड़ा, लोग कहते हैं भारी से भारी ताला, मजबूत से मजबूत ताला लगाते हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज डर लगता है चोरों का, डकैतों का, इनका डर रहता है कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। गुप्त काल के अंतर्गत फायान बताता है कि लोग घरों में ताला ही नहीं लगाते थे। यानी कि आप ये मान के चलो कि चोर और डकैत है वो चोरी करने से भी डरते थे। कितनी सच्ची शासन व्यवस्था थी कि आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। यानी कि राज्य को चलाना, कितना तरीके से शासन को चलाया जा रहा था, उसको आप अपने आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, फायान यहां पर एक भी चीज और कहता है कि प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं करते थे लोग। किसका नहीं करते थे? प्याज और लहसुन का, दोनों का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, उल्लेख किया जाता है समाज में आपराधिक वृत्तियां यानी आपराधिक गतिविधियां वो भी क्या थी, न्यून थी, कम थी, न्यूनता के आधार पर थी। बहुत कम मात्रा में आपराधिक गतिविधियां हुआ करती थी। ये फायान अपने विवरण के अंतर्गत कह रहा है, जो गुप्त काल के अंदर बताता है। संपत्ति की सुरक्षा अहिंसक तथा सात्विक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। वो कहता है अहिंसक लोग हुआ करते थे, अहिंसक प्रवृत्तियां हुआ करती थी, सात्विक प्रवृत्तियां हुआ करती थी, संपत्ति सुरक्षित हुआ करती थी। यानी कि गुप्त काल की अगर देखा जाए तो एक तरीके से कहा जाए तो शासन व्यवस्था बड़ी लाभदायक और ऐसी शासन व्यवस्था, बड़ी शानदार शासन व्यवस्था हुआ करती थी जिसको हम देख सकते। ठीक है, जनता को पलवित होने के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने पहले ही क्या दे दिए थे, अपने उपदेशों को कहां पे उपदेश देना पड़ा था, अशोक को उपदेश देना पड़ा था। इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि अशोक के उपदेश गुप्त काल के लोगों तक काम आए। जो शिलाओं पट्टों पर अशोक ने जनता के भलाई के लिए जो उपदेशों को जो उसने लिखवाया वो आगे कहाँ तक काम आए, गुप्त काल तक काम आए। यानी लोगों के अंदर क्या हुआ है, नैतिक विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? नैतिक विकास हुआ है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो मौर्य काल के पश्चात में राजनीतिक एकता व सुव्यवस्था तो हुई। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था जो है वो काफी हद तक बहुत उपयोगी शासन व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई। ठीक है बेटा, यहां पर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर स्पष्ट की जा सकती है कितनी अच्छी सुव्यवस्था थी। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का क्या हो चुका था बेटा? मोदीकरण हो चुका था। क्या हो चुका था? मोदीकरण। जब अर्थव्यवस्था का मोदीकरण हो जाता है तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने आप ही एक उछाल आ जाता है। वो गुप्त काल के अंदर देखने को मिला है। दूसरी चीज, उद्योग और व्यापार काफी
प्रोन्नत थे। इस काल के अंतर आध्यात्मिकता, शालीनता, भारतीयता की जो छाप है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब देखिए, अजंता, बाघ, इनके चित्रों के बारे में बात कर चुके हैं हम। देवगढ़ का भीतरी गांव आदि के मंदिर, विष्णु, बुद्ध, महावीर की मूर्तियां आदि इस कला के काल में चरमोत्कर्ष का क्या है, घोतक है। यह काल किसका घोतक है? चरमोत्कर्ष काल का घोतक है, जो सामाजिक समृद्धि, सौहार्द का क्या है, प्रतीक है। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो मैंने आपको कालिदास के बारे में वर्णन कर दिया था। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, बताए मैंने आपको, रघुवंश, ये कालिदास के। हरिसेन, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, ये महत्वपूर्ण उच्च कोटि की रचनाएं इस काल में हुई हैं, जिससे भी ये सिद्ध होता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो विज्ञान की दृष्टि के अंतर्गत मैं बात करूं तो विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। और इस काल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है गुप्त काल के अंतर्गत। और गुप्त काल के अंतर्गत अगर बात की जाए तो आर्यभट्ट के साथ में यहाँ पर ब्रह्ममीर, नागार्जुन, जिन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया है, नागार्जुन ने दिया है, ठीक है। आदि विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ, ठीक है। भारतीय संस्कृति का प्रसार भी कहाँ पर हुआ? गुप्त काल के अंदर प्रसार होता है भारतीय संस्कृति का। निसंदेह अगर कहा जाए, कला, गुप्त युग को कला, मूर्ति कला, शिल्प, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, अवतारवाद, मौद्रीकरण का प्रसार के समग्र के रूप में एक प्रगति का युग कहा जा सकता है, एक वह युग कहा जा सकता है जिस काल के अंतर्गत भारत की बहुत अधिक प्रगति हुई, गुप्त काल के अंतर्गत, ठीक है। राजनीतिक एकता स्थापित रही है इस काल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रूप से, प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, और अगर देखा जाए सभी प्रकार की कलाओं की उन्नति इस काल के अंदर हुई है। विदेशों में भारतीय संस्कृति का क्या हुआ है बेटा? इस काल के अंदर प्रसार हुआ है। तो ये जो सारी श्रेष्ठता है वो इस काल के अंतर्गत हमको देखने को प्राप्त होती है। किस काल के अंतर्गत? इस काल के अंतर्गत पूरी श्रेष्ठता हमको देखने को प्राप्त होती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस काल के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, कला के क्षेत्र के अंतर्गत, स्थापत्य के क्षेत्र में, मौद्रीकरण के क्षेत्र में अगर देखा जाए, उस उन्नति के कारण अगर देखा जाए तो यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसको हम इन प्रश्नों का उत्तर हम इस आधार पर निकाल सकते हैं। श्री अरविंद कुमार ने लिखा है, अरविंद ने लिखा है कि भारत को अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना गुप्त काल में इसका विकास हुआ। यानी खुद एक अरविंद जो इतिहासकार हैं श्री अरविंद जी, उन्होंने लिखा है कि उनका मानना है कि भारत को कभी इतना पल्लवित होता हुआ नहीं देखा जितना हम गुप्त काल के अंतर्गत देखा गया है। दूसरी चीज बेटा अगर बात की जाए तो गुप्त काल के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब स्वर्ण युग के बाद में फायान ने गुप्त काल का, भारत का वर्णन जो किया है, हमारा लास्ट टॉपिक गुप्त काल का जो वर्णन किया है फायान, क्या किस तरीके से गुप्त काल का वर्णन करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फायान ने जो एक चीनी यात्री है 399 से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया है, उसने भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नीति स्थिति के बारे में विशेष तौर से अपना विवरण दिया है। वो फायान अपनी सामाजिक स्थिति का भी वर्णन करता है। तत्कालीन समाज के अंदर वह कहता था कि शाकाहार प्रचलित था। कैसा था? शाकाहार प्रचलित था। तत्कालीन समाज के अंदर शाकाहार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी, लोग शाकाहारी हुआ करते थे, लहसुन प्याज नहीं खाया करते थे, ठीक है। उसका भी वर्णन करता है कि जनता क्या करती थी, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी? लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती थी। लेकिन समाज के अंदर अस्पृश्यता विद्यमान थी, जो समाज की एक सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है। अस्पृश्यता विद्यमान थी, परंतु जनता का जो जीवन था वो सादा व अहिंसक हुआ करता था। ये कौन बता रहा है? फायान बता रहा है। कौन बता रहा है बेटा? फायान बता रहा है। कैसा हुआ करता था?
सादा व अहिंसक जीवन हुआ करता था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने प्रमुख स्थानों पर अपनी महत्ता रही थी। शासन व्यवस्था काफी उन्नत अवस्था के अंदर थी। लोग बाग अपने घरों के अंदर ताला नहीं लगाया करते थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करते थे। अगर देखा जाए प्रजा में दान पुण्य, पाप पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म आदि के बारे में विश्वास करती थी। प्रजा सुखी थी, करों का बोझ अधिक नहीं था। फायान बताता है कि कर जो थे, जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति के ऊपर मार पड़ती है, कृषक के ऊपर पड़ती है, करों का, तो करों का बोझ नहीं था। दंड की व्यवस्था कठोर नहीं थी। अपराध नगण्य थे। चोर डाकुओं, जो चोर डाकू थे, चोर डाकुओं का भय नहीं था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुप्तकालीन जो श्रावस्ती है, उज्जैनी है, उसके बाद कौशाम्बी है, ये प्रमुख रूप से उज्जैनी जो है एक महत्वपूर्ण नगर था, व्यापारी नगर, जहां पर देश के कोने कोने से लोग यहां पर व्यापार वाणिज्य के लिए आया करते थे। पाटलिपुत्र के निवासियों का भी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, संपन्न हुआ करते थे, देश की जनता काफी संपन्न थी। तो बेटा ये गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, जिस अर्थव्यवस्था को देखने के कारण यह सिद्ध हो जाता है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस स्वर्ण युग के बारे में हमने, गुप्त काल के स्वर्ण युग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और गुप्त काल के स्वर्ण युग के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारत को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप पढ़ रहे हैं स्टीव वाई सूर्यकांत सर, कंटिन्यू आप जुड़े रहिए मेरी क्लासेस से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू इन क्लासों का फायदा उठाइए। बेटा आज हमारा टॉपिक यहीं ये कंप्लीट होता है, गुप्त काल। कल आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा हर्षकालीन भारत। जिस हर्षकालीन भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, और टॉपिक का नाम है हर्षकालीन भारत, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम होगा हर्षकालीन भारत। और हर्षकालीन भारत के बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कहानी नुमा पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।